गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपना प्रीवियस जो लेक्चर था उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसमें हमने ऑडिटिंग में आपको हमने बता दिया था ऑडिटिंग बेसिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में कब क्या हुआ, देन व्हाट हैपेंड इन इंडिया में ऑडिटिंग की शुरुआत कब हुई। फिर उसके बाद हमने बेसिक चीज़ें बताई और हमने टाइप्स बता दिया था। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिटिंग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। चलो ठीक है, बताओ प्रीवियस क्या क्या याद है आप लोगों को? 2 दिन की क्लास, 2 दिन हो 3 दिन, 2 दिन, 2 दिन की क्लासेस गैप हो गई। ऑडिटिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या बताए थे? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट, मतलब इवैल्यूएशन तो फॉर्मल इनफॉर्मल हर सेक्टर में इवैल्यूएशन होता है ना। सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, एग्जामिन करना है, इवैल्यूएट करना है। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड, ऑपरेशन, प्रोसेस, मतलब यही सारी चीजें होती है ना कंपनी में। स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, प्रोसेस को फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। और इन सबको किस चीज के लिए करते हैं? टू मेंटेन एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी। मतलब बेसिकली ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं? ऑडिटिंग में हम जाते हैं, ऑडिटर जाता है, सारी चीजें देखता है, कहाँ आपने कहाँ क्या फ्रॉड कर रखा है चेक करता है, सब चीजें पकड़ता है। उसके बाद चेक करता है कहाँ क्या एरर है, और वो एरर चेक करता है तो किस चीज के लिए? जो उसकी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। एक्यूरेसी मेंटेन करने से 2 चीजें होती है, एक तो एक्यूरेसी पता चलता है कि अच्छा कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई, और दूसरी चीज उन पे प्रेशर बनता है कि हमको गलत नहीं करना है। हाँ, अगर आपको पैसे मिलते हैं आप जो मंथ भर के लिए, तो मंथ में यूज करते हैं ना, लगभग चलाते हैं। अभी 15 दिन पे मांगेंगे तो पूछेंगे ना घर वाले क्या हो गया इतने जल्दी। तो वो आपके ऊपर क्या है, एक बाउंडेशन बनी हुई है ना। सेम ऐसे ही होती है, ऑडिटिंग भी एक बाउंडेशन बना के रखती है। कभी मैं गड़बड़ी करूंगा तो एंड के मंथ एंड में या कि ईयर एंड में जब फाइनल ऑडिट होगी उसमें मैं पकड़ा जाऊंगा, और फिर मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे सैलरी से चेकअप होगा। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पता है कि जैसे बैंक वाले हैं, बैंक वाले आपने देखा होगा कि बैंक वाले पैसे के बीच में रहते हैं। इतना पैसा है, पूरा घर, मतलब घर पैसे है, मतलब वो बैंक एक तो पैसों का घर है, उसके बीच में बैंक वाले रहते हैं। लेकिन उनका अगर एक भी रुपया इधर से उधर हो जाता है, कैशियर जब लास्ट में क्या करता है, ये जब आप तो 5 बजे ऑपरेशन बंद कर देते हैं ना, 4 बजे से बंद, उसके बाद चलता है वो 6 बजे 7 बजे, वो दिन भर का जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। अभी बैलेंस शीट में एक भी रुपया इधर से उधर हुआ ना, तो किसके जेब से जाता है? वो कैशियर के अकाउंट से जाता है। कैशियर उसको भरता है, वो बैलेंस शीट मेंटेन करता है, तब जाके बैंक से निकलता है। फिर वो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब मंथ एंडिंग चलती है, तो मंथ एंडिंग में कभी आपने नोटिस करा होगा, कोई एम्प्लॉय होगा आपके जान पहचान में, फैमिली में, रिश्तेदार में, तो देखोगे कि मंथ एंड में बैंक वाले क्या करते हैं, जब लास्ट के 2-3 दिन बचते हैं उस टाइम वो घर पे 8-8 बजे आते हैं, 9-9 बजे आते हैं। जो महीने भर की चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ को मेंटेन करते हैं कि मंथ एंड होने से पहले पूरी बैलेंस शीट मैच करनी है। डे बाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन मंथली भी करते हैं ये सारी चीज़ें। अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग को डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, एंड फर्दर जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव विद ईच कैटेगरी एड्रेसिंग स्पेशल गोल ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। मतलब इसमें जो ऑडिट प्रोसेस होती है या इन सारी चीजों के क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव क्या है ये मतलब देखते हैं। इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट provide a true and fair view of the organization's financial position and performance। मतलब हम चेक करते हैं जो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि हम चेक करते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए। क्लास पे ध्यान दीजिए।
ठीक है, क्यों चेक करते हैं? क्योंकि कंपनी में कब क्या कैसे हुआ वो सारी चीजें हम कैसे देखेंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अच्छा, साल भर में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो किस बेस पे कोई भी चेक करेगा? मतलब आपका जैसे है कि आप बोलते हैं कि हमने साल भर खूब मेहनत की, घर वालों को कैसे पता चलेगा कि आपने मेहनत की या नहीं? एनुअल एग्जाम रिजल्ट, तो जो एनुअल इनका होता है, एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट होती है या फाइनल ऑडिट होती है, तो वहीं से इनका पता चलेगा अच्छा आपने साल भर सही से काम किया है कि नहीं, फ्रॉड कितना किया, कितना इंटेंशनल एरर हुआ है, कितना इन इंटेंशनल ये एरर हुआ है। ठीक, फिर क्या होता है? कंफर्म कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। मतलब उसमें हमें क्या क्या पता चलता है कि आपने स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल्स और ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये बेसिकली आपने फॉलो किया या नहीं किया, ये किससे पता चलेगा? ऑडिटिंग में। अब ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं, अगर ऑडिटिंग नहीं होगी तो लोग नहीं फॉलो करेंगे ना। अगर आपको पता हो कि जैसे ये ह्यूमन नेचर होता है कि जैसे एग्जाम आया 1 महीना पहले पूरी जी जान लगा के पढ़ते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर आ जाता है कि अब एग्जाम है, अब नहीं पढ़ेंगे तो अब नहीं काम होगा, अब हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसे ही सेम इनके पे क्या है, स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल नहीं मेंटेन करके रखेंगे तो क्या होगा? कभी जब ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर हमारी क्लास लगा देगा, और ऑडिटर क्लास तो लगा ही देगा, उसके बाद अगर कोई एक्शन ले लिया फिर, जैसे जो होता है ना, जो भी ये हमारे किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो LDT UDT होते हैं ना, उनका काम क्या होता है? अजय, उनका काम बेसिकली क्या होता है? जो क्लर्क होते हैं, आप स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, कॉलेज में भी आप लोग देख ही रहे होंगे, यूनिवर्सिटी में क्लर्क होते हैं ना, मेंटेन करते हैं। आप फीस दे रहे हैं, फीस लेके मेंटेन कर रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं रिकॉर्ड, इनकी ऑडिट होती है। अगर पैसे का गबन इधर से उधर कर दिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है या स्कूल है, इसमें थोड़ा सा इधर से उधर करेंगे तो उनको तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा ना। तो इस चीज को कौन पकड़ेगा? ऑडिटर। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल कैसे? प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स क्या है? जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप फीस जमा करते हैं तो उसके बदले फीस रिसिप्ट लेते हैं ना। कहते हैं ना कि कोई भी सामान लेना रिसिप्ट जरूर लेना, और रिसिप्ट अगर आप नहीं लेते हैं तो वही क्या होता है, उनकी इनकम हो जाती है। आपसे तो पैसे ले लिए, मतलब आपसे पैसे लेके अगर रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उसको ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी आप जब देखेंगे किसी दुकान पे जाएंगे कि हमको रिसिप्ट चाहिए, तो बोलता है कि रिसिप्ट चाहिए तो फिर दाम नहीं कम करेंगे क्योंकि हमें GST भरनी पड़ेगी। या आपने नोटिस करा होगा कि हमको कैश दे दीजिए, ऑनलाइन मत दीजिए, ऑनलाइन में GST कट जाएगा, ये वो बोलते हैं ना। तो ब्लैक मार्केटिंग होती है, उसका ट्रांजैक्शन वो नहीं रिकॉर्ड करते, इसलिए करते हैं। फिर क्या है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? गलतियां। जैसे मान लीजिए ये एरर के ERRORS लिखा है तो मैं इसमें आई कर दूं, IRROR, तो वो एरर हो जाएगा ना, गलती हो जाएगी। सेम ऐसे ही कंपनी में होता है कि वो क्या करते हैं, कभी कभी जैसे 5000 को 50,000 लिख दिए, 50,000 को 5,000 लिख दिए, या ऐसे करके 5,000 लिख रहे हैं 5500 हो गया, एक जीरो में मिस्टेक हो गया। कभी कभी क्या होता है, एरर 2 तरीके से होता है कि इंटेंशनल, एक अनइंटेंशनल। इंटेंशनल कैसे? जैसे हेर फेर करना है, हेर फेर करना है कि 20,000 का जो रॉ मटेरियल का सामान कुछ आया है तो उसको हमने एंट्री में दिखा दिया 25,000 रुपये, ठीक है, और उसकी हमने क्या करा, जो उसकी रिसीट है उसको गायब कर दिया, तो रिसीट को गायब कर दिया कि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन है, एक रिसीट गायब हो जाएगी तो कहाँ से पता चलेगा? फिर वो जाएगा, ऑडिटर चेक करेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। अगर उसको डाउट लग गया कि ये अमाउंट इतना नहीं होना चाहिए तो तुरंत बोलेगा कि इसकी रिसीट ला के दीजिए हमको। फिर आप रिसीट लेके निकालेंगे, ढूंढेंगे, दिखाएंगे आपकी, अरे रिसीट मिल नहीं रही है, बोलेगा नहीं हमको चाहिए तो चाहिए। अच्छा, ऑडिटर जो होते हैं अगर किसी पॉइंट पे अड़ गए कि हमको इसके रिसीट चाहिए, तो फिर आप धरती आसमान कहीं से भी लेके आइए और लेके आइए। ये होती है ऑडिटर की पावर। बाई चांस नहीं है, क्यों नहीं है, उसका पर्टिकुलर रीजन दीजिए। बाई चांस खो ही गई तो इसका मतलब आपने कुछ न कुछ गड़बड़ी, दाल में कुछ काला करा है। तो इंटेंशनली नहीं किया तो फिर वो दूसरे तरीके से चेक करेगा ना, दिखाएगा कि अच्छा देखिए ये मटेरियल अभी इस टाइम इतने में ही आ रहा है, वो इस ऐसे दिखाएगा। अगर खो गया तो फिर उस पर क्या, जैसे बोलते हैं ना कि खो गया, आप एग्जाम देने गए और एग्जाम में आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने एडमिट कार्ड ही खवा दिया, तो उसका कौन भरपाई करेगा? तो सेम वैसे ही जिसने रिकॉर्ड खुवाया है वो क्या करेगा? वो खुद ही करेगा। उस पर क्या करेंगे? पेनाल्टी लगा देंगे कि नहीं, जैसे 25,000 आपने दिखाया, नहीं बोलेगा 25,000 का नहीं आता है, 20,000 का आता है, 5,000 का गबन किए हैं, अब आप प्रूफ करिए। अच्छा, जैसे कोर्ट में होता है ना कि
प्रूवन अंटिल गिल्टी या गिल्टी अंटिल प्रूवन। जैसे आप पे कोई चार्ज लग गए, आप पे चार्ज लग गए, बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं कि अगर आप पे चार्ज लग गए फिर वो आपकी जिम्मेवारी हो गई, कोर्ट में आप जाके प्रूव करिए कि नहीं नहीं मैं बेकसूर हूँ। मतलब वो बोलते हैं ना गिल्टी अंटिल प्रूवन, कि गिल्टी तब माना जाएगा जब तक प्रूव नहीं हो जाता है। इसी को चेंज कर दिया जाता है प्रूवन अंटिल गिल्टी। उसमें क्या होता है कि पहले अगर आप पे कोई केस कर दिया तो अब आप जाइए और प्रूव करिए कि नहीं नहीं मैं गिल्टी नहीं हूँ। ये चीजें होती हैं। हाँ, और ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत तगड़े लेवल पे होता है। 498 को जो इनवैलिड करा गया है उसका रीजन यही है कि डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे 90% केसेस फर्जी लिखाए जाते थे। मतलब समझ रहे हो कि हमारा पति मार रहा है, पूरा परिवार डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, उसमें 90% केसेस फर्जी आते थे, 10% आते थे रियलिटी में। लेकिन इसीलिए फिर आर्टिकल 498 को इनवैलिड कर दी सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों में एनालिसिस करती रहती है। जैसे दिखाया ना अभी वो केस हुआ था, वो जो सुसाइड कर लिया, कि भाई तुमको क्या होता है कि आजकल ये कल्चर चल गया था कि चलो शादी कर लेते हैं फिर 1 साल बाद डाइवोर्स ले लेंगे या 6 महीने बाद, तो फिर हमको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो फिर वहाँ एग्जामिन करती है सुप्रीम कोर्ट या जो भी अथॉरिटी है, फैमिली कोर्ट, जो देख रहा है कि नहीं नहीं वो इंटेंशन देखता है कि अच्छा इनका इंटेंशन था क्या शादी से पहले का। अगर लड़के ने इंटेंशन प्रूफ कर दिया, इनका इंटेंशन पहले से ही था कि हमको डाइवोर्स लेना है, तो फिर जो आपको मिलने चाहिए ना कंपनसेशन वो कम मिलेंगे। हाँ, वो जो भी है एलिमनी या कंपनसेशन कहते हैं ना, जो क्षति पूर्ण करना है। ठीक, तो ये क्या है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। मतलब एरर्स को पकड़ेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और प्रिवेंट करेगा, और आगे के लिए वो क्या करेगा, उनके ऊपर बर्डन डाल देगा कि आपको एरर नहीं करना है, इंटेंशनली भी नहीं करना है, अनइंटेंशनली भी नहीं करना है। इंटेंशनली कभी कभी हो जाता है, मतलब अनइंटेंशनली कभी कभी हो जाता है कि हम लिख रहे हैं कुछ और, हम पढ़ा रहे हैं कुछ और कुछ मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, वो अनइंटेंशनल होता है। आप कहना कुछ और चाहते हैं, बोल दिए कुछ और। ठीक है, कभी कभी होता है ना ईगो क्लैश हो जाता है कि तुमने ऐसे बोला कैसे है, दोस्तों में ही हो जाता है जनरली, अनइंटेंशनल होता है, बट सामने वाले ने किस तरीके से समझा वो डिपेंड करता है। इन दोनों चीज का क्या है, आइडेंटिफाइंग अनइंटेंशनल मिस्टेक्स इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड सच एज द मिसलेन, ये क्या है, मिसकैलकुलेशन एंड ओमिशंस, प्रिवेंट एरर्स बाय द रिकमेंडिंग द इम्प्रूव्ड एंड इंटरनल कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसेस। मतलब अगर कोई गलती हो रही है तो लोग बताते भी हैं। जैसे ये होता है ना कि एग्जाम देने से पहले लोग कहते हैं ना कि जो पहले एग्जाम दे रखा है उनसे पूछ लेते हैं, वो बताते हैं देखो बेटा ये गलती मत करना, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बताया जाएगा, जैसे किसी से पूछेंगे जो एक्सपर्ट हो या जो एग्जाम दे रहा है कि क्या क्या बेसिक गलती होती है, कि जाते हो एमआर भरते हो, 10 का ए, 11 का बी, 12 का सी, ऐसे कर रहे हैं और अचानक से उसी में एक मिस्टेक हुआ कि 10 वाले में सी डला गया, तो वो सारी गलती होती चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना कि आप मतलब अनइंटेंशनली कर रहे हैं लेकिन सारा गलत कर दिए। ठीक है, वो एमआर भरने में इधर से उधर हुआ, रोल नंबर फिर आपकी कॉपी गई, तो ये अनइंटेंशनल मिस्टेक होते हैं, जानबूझ के नहीं होते। सेम ऐसे कंपनीज में होते हैं, अनइंटेंशनली कभी कभी गलती हो जाती है कि लो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में जिधर प्रॉफिट दिखाना चाहिए उधर लॉस दिखा दिए, जिधर लॉस दिखाना चाहिए उधर प्रॉफिट दिखा दिए। सोचो कंपनी का कितना बड़ा हो गया कि बैलेंस शीट में इधर की चीज उधर, अगर 5 करोड़ का है कोई चीज अमाउंट और इधर की चीज उधर लिख गई तो उनके बैलेंस शीट में कितना बड़ा फॉल्ट हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन के इधर से उधर होना है, समझ रहे हैं। से होता है ना कि पूरी दुनिया 2 भागों में डिवाइडेड है, यूएस वर्सेस रशिया। आप अगर रशिया की तरफ चले गए तो यूएस का दुश्मन है, यूएस की तरफ चले गए तो रशिया के दुश्मन। सेम ऐसे ही बैलेंस शीट में होता है, या जो भी है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बन रहा है कि इधर की चीज़ उधर लिख गया है तो क्या होगा, पूरा उतने का अमाउंट पूरा वो डिसबैलेंस कर देगा। अगर 5 करोड़ इधर से उधर कर देंगे तो 5 करोड़ नहीं डिसबैलेंस करता, वो 10 करोड़ का डिसबैलेंस करता है। समझ लीजिए कि अगर आपके पास 50 रुपए है और दूसरे बगल वाले के पास 50 रुपए है, तो उसके 50 रुपए से 5 रुपए निकाल के आपको दे देंगे तो उसका हो जाएगा 45, आपका हो जाएगा 50 और गैप हो जाएगा 10 का, निकला सिर्फ 5 है। ऐसे ही सेम कंपनी में होता है कि अगर 5 करोड़ का इधर से उधर होता है तो वो 5 करोड़ जस्ट डबल लेके बनता है, मतलब वो डिसबैलेंस करेगा जस्ट अपने डबल। तो ये सारी चीज़ें अनइंटेंशनली भी अगर हो रही है तो वो क्या करेगी, चीज़ों को डिसबैलेंस कर देगी। ठीक है, फिर क्या है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड मतलब क्या होता है, अच्छा अगर जानबूझ के अगर आप कोई किसी एरर को कर रहे हैं जानबूझ के तो वो ऑब्वियस बात है फ्रॉड है।
फ्रॉड मतलब कर रहे हैं कि आपने दिखाया कि पापा फीस के पैसे हैं 10,000 की जगह 15,000, मतलब आपने दिखाया कि कोचिंग की फीस के 15,000 है और ले आकर दिए 10,000 रुपये, 5,000 रुपये का आपने फ्रॉड कर दिया। सेम यही कंपनी में होगा ना। अगर इंटेंशनली हम कोई ट्रांजेक्शन को इधर से उधर दिखा रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, कम दिखा रहे हैं या ज़्यादा दिखा रहे हैं, ज़्यादा दिखा रहे हैं तो हम पैसे निकाल रहे हैं, कम दिखा रहे हैं तब भी पैसे कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटेंशनल हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ें होंगे, फ्रॉड। और वो फ्रॉड में एक तरह का, ये तो एक तरह का फ्रॉड हो गया। डिटेक्ट इंटेंशनल क्या है, मिस स्टेटमेंट्स और मैनिपुलेशंस इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फिर क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब देखिए क्या इंटेंशनल क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो आप मेंटेन करने के टाइम गड़बड़ कर देंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे कि रॉ मटेरियल जो रहना चाहिए क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज कर लिए। तीसरी चीज क्या है कि आप फाइनल प्रोडक्ट में, मतलब इन तीनों, ये जो पूरे प्रोसेस है उस प्रोसेस में कहीं भी एक जगह आपने गड़बड़ी करी तो उस थोड़े से कमी की वजह से, कहते हैं ना कि अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट कोई बन रहा है और 100 रुपए के प्रोडक्ट में 1 रुपए की कटौती कर रहे हैं तो लाखों प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो तो खाली थोड़ी से कटौती करने पे अपना लाखों का बना लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे होता ना, एक केस स्टडी आई थी, एक कोई साइबर क्राइम करता था। वो क्या करता था कि आपके अकाउंट में जैसे होते हैं ना कि 10,000, 500, फिर पैसे में डॉट के बाद पैसे 25 पैसे, 60 पैसे होते हैं ना। कभी आप अकाउंट चेक करेंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता, उसके बाद कुछ ना कुछ पैसे होते हैं। जैसे आपके अकाउंट में रहेगा, मान लीजिए 500 रुपये है तो 500 के बाद डॉट करके कुछ पैसे रहेंगे। तो क्या करता था कि सारे अकाउंट देखता था और उसमें जो पैसे लगे रहते थे ना एक्स्ट्रा, तो पैसे निकालता था। जैसे आपके अकाउंट से अगर 50 पैसे निकल जाएंगे तो आपको नहीं पता लगेगा ना, आप कभी देखेंगे नहीं, देखेंगे अमाउंट हमारा 505 रुपये था, है 505 रुपये, या आपको 10,000 50 रुपये था, है उसके बाद का जो अमाउंट है उसने निकाल लिया। ऐसे ऐसे करके उसने लाखों अकाउंट से उड़ाए, लाखों अकाउंट से उड़ाए और करोड़ों रुपए उड़ा दिए। मतलब वो सिर्फ कितने उड़ा रहा है, जितना पैसे है आपको पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन जब टीम आई, जब चेकिंग साइबर टीम होती है, साइबर क्राइम चेक करने वाले, वो पकड़े और उसको पकड़ लिए। ये सारी चीजें होती है कि आप पे बर्डन नहीं देने दिया लेकिन आपके पैसे उड़ा दिया, ये सारी चीजें। तो ऐसे सेम चीज ऐसे यहाँ भी फ्रॉड किया जाता है। कि फ्रॉड कैसे करेंगे, अच्छा आपको कॉन्ट्रैक्ट में पता है कैसे फ्रॉड होता है, जो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं उसमें कैसे फ्रॉड होता है। कट का नाम सुने हैं, कट, कि हम तुमको दे रहे हैं 100 करोड़ का, हमारा कट 10% का लगा के रखना, 5% का लगा के रखना। ये बहुत तगड़े लेवल का फ्रॉड होता है यहाँ पे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब बढ़ता है उसी समय कट लग जाता है। कि अगर कोई हायर ऑफिशियल है वो क्या करता है, वो ये चलता है, कोई अनरिटन नहीं बोलता लेकिन ये रियलिटी है। ऐसे चलता है कि जैसे ठीक है हम आपको दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट लीजिए लेकिन मेरे हिस्से का बना के रखिए। तो बोलेगा सर हम आपको 5% काट के देंगे, 10% का। यहीं पे करप्शन हो जाता है। सारे ऑफिसर्स नहीं करते बट करते हैं। फिर उसके हिसाब से कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जब कॉन्ट्रैक्टर बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो सबसे खतरनाक करप्शन वहीं होता है। और कॉन्ट्रैक्ट छोटा मोटा बढ़ता नहीं। आपको 2 किलोमीटर का रोड बनाना है कि पता चला 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आप समझ लीजिए कि जो सरकारी काम होते हैं ना, छोटा सा काम है, एक छोटी सी पुल बनानी है तो उसका करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो उसमें आप थोड़ा सा भी इधर उधर करें, कुछ नहीं किए, खाली सीमेंट जो 400 रुपए की 380 रुपए की आ रही है, 415 वाली सीमेंट हटा के 380 वाली लगा दिए, या 10 रुपए 20 रुपए सस्ती का जो मटेरियल है वो लगा दिए, तो आपका वो बहुत ज्यादा मार्जिन मारेगा। ये चीजें होती है। ये क्या होते हैं, ये फ्रॉड होते हैं। और फिर वही होता है क्वालिटी। अभी अपने संगम क्षेत्र में देख रहे हैं ना, अभी कल को एक यही कोई ब्रिज बन रही थी ना, जो बना रहे हैं ब्रिज, ठीक, तो उसमें कोई वर्कर वाला तो वो वहाँ का है, 700 तरफ का है। अभी कल का यहाँ हुआ संगम में, कहीं पे कोई पुल है, पुल बन रहा था, तो ये जो ट्रक जाते हैं ना, ट्रक बोल रहे हैं, सॉरी ट्रैक्टर जा रहा है ना लोडेड, वो धंस गया है। वो धंस गया पुल, जैसे पुल बन रहा है तो वो कहीं का रोड है, अब नहीं वो कहीं पास है, तो वो मतलब ट्रैक्टर पूरा धंस गया है। तो उसी में दिखाया तक। देखिए ये करप्शन की चीजें दिखने लगी है। कभी आप देखिएगा, कभी आप जाइएगा एरिया में, जैसे जो रेलिंग लगी है तो रेलिंग पे हाथ मारिएगा, कहेगा है इतनी कमजोर। मतलब मैं एक दिन गया, देखा रेलिंग वगैरह, हम कहा यार रेलिंग इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। शास्त्री ब्रिज वाली नहीं यार, मेन घाट जो बना है संगम पे, वहाँ रेलिंग में गया, देखा, मुझे नहीं लगी वो क्वालिटी जो चाहिए थी, मुझे नहीं लगा पर्सनली। अब उनका बजट क्या था, कैसे था,
भगवान जाने, लेकिन वो जैसे लगना चाहिए वो मुझे नहीं लगा, मुझे लगा ये ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक, तो ये जो फ्रॉड किए जाते हैं इनको चेक करते हैं। अब जब फ्रॉड को चेक करेंगे तो इससे दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ कि प्रेजेंट में आपने चेक कर लिया, दूसरी चीज़ फ्यूचर में आप उन पर बर्डन एक तरह से लगा दिए, बाउंडेशन लगा दिए कि नहीं फ्रॉड नहीं करना है। अदरवाइज इस बार क्या करेंगे, जैसे कहते हैं पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट दिया क्यों जाता है, ताकि अगली बार गलती ना करो। पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है अगली बार करो तो और ज़्यादा एडवांस लेवल पे करो कि कोई पकड़ा ना जा सके। अच्छा, एक लड़का है स्कूल टाइम का, वो हमारा जूनियर था 1 साल, हमें अभी नहीं पता था कि वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 3 साल तक वो आईआईटी बोल के फीस लिया है पूरे घर वालों से, मतलब 3 से 4 साल के मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता चला कि भैया वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। उसके बैचमेट बता रहे थे कि उसका आईआईटी वगैरह में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो जाके रहता था और घर वालों से फीस लेता था। हम कहे जिस दिन घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, सोचो इतने बड़े लेवल के फ्रॉड हो रहे हैं। फिर क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कंपनी क्या करती है ना, कंपनी में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बेनिफिट देते हैं एक दूसरे को। जैसे मैं कोई मैनेजर हूँ हायर लेवल का, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो रिलेटिव होगा या जो फ्रेंड होगा उसको दे देंगे, तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। या कि नाम किसी और का लगा है, काम कोई और कर रहा है, नाम किसी और के नाम पे जा रहा है और सैलरी कोई और उठा रहा है। तो उसमें क्या होगा कि ये जो सारी चीज़ें इंटरनल कंट्रोल है उसको भी चेक करता है कि प्रोसेस सही है कि नहीं, जो काम जो वर्कर जहाँ लगना चाहिए वही होगा कि नहीं। एक कोई वेब सीरीज है, उसमें दिखाया है कि वर्कर को पैसे देने थे। मतलब वर्कर को पूछते हैं तो वो जाता है, ऑफिसर जो होता है लेबर कमिश्नर, वो जाके पूछता है लेबर कमिश्नर कि आप लोगों को पैसे मिल गए। लेबर से पूछता है तो बोलता है कि मतलब बोलते वो चुप रहते हैं तो कहता है इसका मतलब मिल गए। तो वो ऑनलाइन सारे ट्रांजेक्शन हुए थे, ऑनलाइन सबको भेजा गया है। ठेकेदार बोलता है कि ऑनलाइन सबको पैसे भेज दिए गए हैं, और ठेकेदार मतलब वो 1200 रुपये के हिसाब से लिया था और सबको दिया था। फिर उनसे पूछता है कि अच्छा ठीक है मिल गए हैं। फिर उन्हीं में से बोलता है कि एक लोग मुझे मेरे अकाउंट में 100 रुपये भेजो। मतलब समझे कि वो गए, बोले 100 रुपये भेजो, तो सब किसी के पास फोन ही नहीं था। तो मतलब आप लोग को भेजना नहीं आता पैसे, तो बोलता नहीं। तो फिर आप लोगों को ये भेजे कैसे पैसे, वो जैसे बोला था ना कि ऑनलाइन हमने इन सबके अकाउंट में भेज दिया है। ठीक, तो बोला कि मतलब नहीं है। फिर उससे पूछता है कि फिर उनसे पूछा कि कितना मिलता है आप लोगों को, तो बोला कि 800 रुपये। बोलता है कि 800 रुपये में गुजारा हो जाता है। तो वो तब तक वो जो दूसरा ठेकेदार होता है बोलता है कि 800 झूठ बोलते हो तुम लोग। मतलब देखिए वहाँ पे वो ऑफिसर गया है, कुछ नहीं किया, बस उनसे पूछा कि अच्छा आप लोगों को मिल गए हैं पैसे, ऑनलाइन सबको दिए हैं। तो जैसे उनको भी उनके ऊपर भी प्रेशर था कि तुम लोग सर के सामने नहीं बोलोगे, जो बोलेंगे सर चुपचाप सुनोगे। तो सर ने क्या किया, अच्छा एक काम करो मुझे 100 रुपये भेजो, तुम भेजो तुम भेजो तुम भेजो, सबसे बोला। अब किसी को जब प्रोसेस पता ही नहीं तो कैसे भेजेगा, उसने तुरंत चेक कर लिया कि मतलब एक तो कम्युनिकेशन जो इन्होंने दिखाया कि हमने इनको पैसे भेजे ये तरीका गलत है, मतलब यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। फिर आता है अमाउंट में कि अच्छा बताइए कितना मिला है, तो कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, तो वहाँ अमाउंट में तभी उनको पता चल गया ना कि ये जो मार्जिन मार रहा है, उठा रहा है कुछ और, वर्कर के लिए कितना इतना जा रहा है लेबर, ठीक है, जो वेजेस जा रहे हैं वो दे रहा है कुछ और। तो यहाँ से ऐसे ही सारी चीज़ें यहाँ होगी। इंटरनल ऑडिट में बेसिकली यही चेकिंग होती है, ये जो इंटरनल कंट्रोल्स होता है कि जिसको जो मिला है वर्क वो कर रहा है कि नहीं, ये बेसिकली होती है। फिर अभी ये सारी चीज़ें प्राइमरी ऑडिट थी। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हो सकते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में कंप्लायंस विद द लीगल रेगुलेटरीज एंड रिक्वायरमेंट, इंश्योर एडहेरेंस टू रिलेवेंट लॉज सच एज द कंपनीज एक्ट, टैक्स रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं मैनेजर हूं किसी कंपनी में, और मैनेजर मैं हूं और किसी कंपनी में, और मैं कुछ इधर से उधर करके टैक्स चोरी कर रहा हूं और ऑनर को नहीं पता है, तो लॉस किसको हो रहा है, कंपनी ऑनर को ना लॉस हो रहा है कि वो ऑडिटर भेजा अपना इंटरनल ऑडिटर, वो नहीं पकड़ पाया, उसको लॉस कैसे हो रहा है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को शक हुआ कि इनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये टैक्स कम दे रहे हैं, वो अचानक से आएगा अपना ऑडिटर लेके, पूरी टीम चेक करेगा। अब बढ़िया टीम लेके आया और पकड़ लिया, गड़बड़ी किसने की, मैनेजमेंट ने। अब भरेगा कौन,
कंपनी ऑनर। तो इसमें क्या होता है, कंपनी टैक्स, टैक्स रेगुलेशन, ये जो सारी चीजें हैं इनको ऑडिटर चेक करता है। तो जब ऑडिटर चेक करेगा तो ये डर बना रहेगा ना, नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मतलब आप कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो उसमें किसको ये गड़बड़ी होगी, ऑनर को। ऑनर खुद भी गड़बड़ करते हैं कि मतलब बोलते हैं कि यार एक्सपेंस ज़्यादा दिखाओ, एक्सपेंस ज़्यादा दिखाओ तो हम टैक्स चोरी करेंगे, टैक्स चोरी करेंगे। जैसे आप लोगों को दिखाया ना, इनकम टैक्स कितना था फिजिकल डेफिसिट में, बताओ इस बार का इनकम टैक्स कितना था, कितने परसेंट था, कल रिसिट, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी था 18%, इनकम टैक्स था 19% और कॉर्पोरेट था 17%। मतलब इनकम टैक्स है, फिर जीएसटी है, फिर कॉर्पोरेट है। और यही से पहले था, आप 1 से 2 साल पहले का डाटा है, उसमें ऐसे था 16, 15, 14, मतलब 16% कॉर्पोरेट टैक्स होता था, फिर जीएसटी होता था, फिर इनकम टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट। अभी क्या होता है, इनकम टैक्स। अब समझ आया कि हर चीज पे टैक्स क्यों लग रहा है। मतलब समझ रहा है कि सीधे यहाँ जो 14%, 15% से बढ़ के पहुंच गया है इनकम टैक्स 19% तक। अब आपको पता चला कि जो अपोजिशन मुद्दे उठाती है, इस पे भी टैक्स, उस पे भी टैक्स, इस पे भी टैक्स, पॉपकॉर्न पे टैक्स सिर्फ लग रहा है, तो वो कहाँ से कलेक्शन हो रहा है, वो लोगों को नहीं पता लग रहा है ना। हर चीज पे धीरे 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 टैक्स लग रहा है। आप कार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पर टैक्स, समझ रहे हैं। अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा अच्छा किस अमाउंट पे लग रहा है, किस पे नहीं लग रहा, बट टैक्स लग रहा है जनरली। ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, लीगल रेगुलेटरी, मतलब लीगल अगर वर्ड आ गया तो गवर्नमेंट और आपके बीच की चीजें होती है। कहीं भी अगर लीगल आ गया, से बोलते हैं ना कि चलो मैं अपना लीगल एडवोकेट हायर कर रहा हूँ, लीगल वर्ड आया तो आप समझ लीजिए गवर्नमेंट और आपके बीच में कुछ ना कुछ होना है। तो गवर्नमेंट और आपके बीच में लीगली क्या क्या होता है, टैक्स होता है, जो रूल बना रहे हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्म्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, चेक करता है। फिर क्या है, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। इसमें क्या है, वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ असेट्स। फिर क्या है, इंश्योर दैट असेट्स आर, क्या है ये, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मिसयूज, थेफ्ट और डैमेज। अभी इसमें क्या होता है, आपने कभी देखा है कि रेलवे के एम्प्लॉय के घर में रेलवे का सारा सामान देखा है, रेलवे के एम्प्लॉय के घर में रेलवे का सामान, या कोई भी किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हो उसके घर में आप जाएंगे तो उस डिपार्टमेंट की चीज़ें होती है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मेरा फ्रेंड है दिल्ली पुलिस में, उसके पिताजी थे, तो उसके यहाँ रजिस्टर बढ़िया मोटे मोटे रखे रहते थे। तो मैं जब जाता था तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, उसके घर में रजिस्टर रखा रहता था बढ़िया, दिल्ली पुलिस वाला। हम कहे अबे तुम बड़ा माल लेके आया है, तो बोलता है अच्छा ले तू भी ले एक दो रजिस्टर। तो हम लोग जब भी जाते थे उसके यहाँ तो वो रजिस्टर बोलता था, हम पूछते थे कि ये सब कैसे आता है, कहता है यार स्टॉक आता है बहुत बहुत, जितना स्टॉक यूज हुआ तो हुआ, जैसे बोलते हैं कि साल भर के लिए कोई स्टॉक आया, जो यूज हो गया तो हो गया, अब जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, तो जो बचेगा, किसी भी डिपार्टमेंट जो चीज बचता है तो वो रिटर्न होके कभी पैसे नहीं आते। किसी भी डिपार्टमेंट में जो चीजें बच जाती है ना, वो जाती है किसके पास, जो वहाँ वर्किंग कर रहे हैं उन्हीं के यहाँ। वो वर्कर ऑफिसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें दो तरीका होता है, एक तो पहले ही निकाल के ले गए कि आया माल 50 चीजें आई, उसमें से 10 चीजें इधर उधर सब उड़ा दिए, और एक है कुछ चीजें बच गई। तो ये ऐसे होता था। यहाँ पे क्या बोलता है ये, सेफ गार्डिंग द असेट्स। इसमें क्या क्या होता है, मिस यूज, थेफ्ट एंड डैमेज। ये जैसे इधर की उधर सामान लेके पहुंच जा रहा है किसी घर में, ये किस में जाएगा, थेफ्ट में जाएगा। मिस यूज कैसे, गाड़ी मिली है डीएम साहब को ऑफिस विजिट करने के लिए और उससे घूम रही है फैमिली। आपने कभी कभी देखा है कि आप कहीं भी जाएंगे टूरिस्ट प्लेस में, देखेंगे कि गाड़ी चल रही है, बढ़िया हुटर लगा हुआ है, बज रहा है, और उसमें ऑफिसर नहीं बैठा है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे कुलबुल देख रहे हैं, ठीक है, उनकी फैमिली बैठी हुई है। मतलब वो ऑफिशियल गाड़ी को किस पर्पज में यूज कर रहे हैं, रेसिडेंशियल पर्पज में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मिस यूज कर रहे हैं। लेकिन अब उन पे कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। फिर क्या डैमेज क्या होता है, डैमेज आपने देखा जिस डिपार्टमेंट कहते हैं ना कि डैमेज, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल डैमेज होता रहा, फेयरवेल से पहले लड़के क्या करते हैं, फैन टेढ़ा कर दो, करते हैं ना स्कूल में, 12th वाले बच्चे जाने से पहले चेयर तोड़ दो, तो दरवाजा तोड़ दो, टारगेट बना के जाते हैं कि अच्छा इतने रूम का दरवाजा तोड़ना है। तो ये चीजें क्या होती है, गलत होती है। ऐसे ही सेम डिपार्टमेंट में चलता है, ये ह्यूमन का नेचर होता है कि जहां से जाने लगो, जिस टेबल पे तुम पढ़ रहे थे, जो कर रहे थे कुछ भी, वही टेबल पे जब आने लगते हैं, वहां से छोड़ के जाने लगते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं।
और ये ह्यूमन का नेचर है, हर जगह पे करते हैं। ठीक है, कि अभी जा रहे हैं, साउंड खराब है तो और खराब कर दो, ये करते हैं ना। तो ये सारी चीजें किस में चली जाएगी, डैमेज में। इन सारी चीजों को कौन चेक करेगा, ऑडिटर। ऑडिटर चेक करेगा। कहते हैं ना कि रिटायरमेंट लेके चले गए और रिटायरमेंट लेने के बाद उनको ऑडिटर की जब टीम आती है और चेक करती है तो फिर उनको पकड़ के ले आती है ऑफिस की, आइए पहले आप रिटायरमेंट ले लिए हैं लेकिन आइए और जो आपका सारा आप जो साल भर का ये स्टेटमेंट बनाए हैं इसको दीजिए, ऑडिटिंग टीम को पूरा प्रूफ दीजिए। मतलब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, रिटायरमेंट लेने के बाद भी आपको पकड़ के लाएंगे। कहते हैं ना कि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों के ऊपर घंटी टंगी रहती है जब तक ऑडिटर की टीम आके उनको फाइनलाइज करके ना जाए किसी भी फील्ड में। तो ये सारी चीजें होती है। फिर क्या हो गया, असिस्टेंस इन डिसीजन मेकिंग। असिस्टेंस इन डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, अच्छा आप जब किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या कम नंबर आता है तो आप प्रॉपर जो जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं तो वो आपको बताता है ना, अच्छा बेटा ऐसे ऐसे पढ़ो तब जाके नंबर ज्यादा आएगा। अच्छा जो वीक बच्चे होते हैं, वीक बच्चे की जिनको लगता है कि ये फेल हो जाएगा तो उनको स्कूल वगैरह में देखेंगे एक अलग टीम बना देते हैं कि इनमें से इनको पढ़ाओ ना इनको रटाओ, इनको वो चीज़ें रटाओ जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड हैं और उसी में से प्रीवियस ईयर के रिपीटेड में से लोग पढ़ के निकाल लेते हैं। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं स्कूल टाइम में केमिस्ट्री मेरी वीक थी तो केमिस्ट्री की वजह से मेरा साइंस का नंबर गड़बड़ हो जाता था। मतलब और सब चीज़ का नंबर सही है लेकिन केमिस्ट्री में नंबर कम नहीं आता था। तो फिर सर ने बोला कि एक काम करो, उस समय इंसान के पास इतना दिमाग नहीं होता ना कि इसको कैसे तैयार करो, तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम इधर उधर की जो पूरी बुक लेके केमिस्ट्री की बैठ जाते हो ना करो, बोले कि प्रीवियस ईयर पेपर लाओ। प्रीवियस ईयर पेपर लाया तो प्रीवियस ईयर पेपर से मैं देखने लगा तो पता चला कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। जब कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड था उनको मैं अच्छे से तैयार कर लिया और एग्जाम देने गया तो देखा कि वही सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। मेरी बायोलॉजी और फिजिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री में नंबर आ गए और मेरा साइंस का नंबर अच्छा आ गया। मतलब सोचो कि मेरी केमिस्ट्री वीक थी, बायोलॉजी और फिजिक्स का नंबर अच्छा था, जैसे तीनों का कैलकुलेट करके करते हैं ना 10th क्लास में, लेकिन मेरी केमिस्ट्री का नंबर ज़्यादा आ गया और फिजिक्स और बायोलॉजी के कम हो गए, मतलब कंपेरेटिवली कम हो गए। तो ये तरीका होता है। तो यही सेम चीज़ें क्या होता है ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग में अगर आपसे मान लीजिए कोई इंटेंशनली आप नहीं गलती कर रहे हैं, अनइंटेंशनली कोई एरर हो जा रहा है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, आपको असिस्ट करेगा कि अच्छा इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और अकाउंट मेंटेन करने में कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो ऑडिटर बताएगा ना इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए। कोई चीज़ आप इतना बड़ा अकाउंट बनाया तो बोलेगा नहीं इसको इतना बड़ा अकाउंट मत बनाइए, छोटा सा अकाउंट बना के ऐसे ऐसे ऐड करके कर दीजिए। तो वो समझाएगा, तो वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा कि ऐसे करिए। तो वो असिस्ट करने में क्या होगा, टाइम सेविंग होगा, कॉस्ट सेविंग होगा। टाइम और कॉस्ट सेविंग होगा ना, तो दोनों चीज़ किसको बेनिफिट मिलेगा, आपके वर्किंग जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। ये चीज़ें हो गई। फिर क्या है, क्रेडिबिलिटी एंड एश्योरेंस। क्रेडिबिलिटी एंड एश्योरेंस, इसमें क्या, एनहांस द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेक होल्डर्स सच एज इन्वेस्टर, लेंडर एंड रेगुलेटरी बॉडीज। बिल्ड क्या है, बिल्ड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन। कंपनी जो चल रही है उसमें पैसा किसका लगा है, उसमें पैसा लगा है किसके, ये जो इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, या कि जो लेंडर्स पैसे ले रहे हैं। इन सब चीज़ों में जब ऑडिटर जाएगा तो वो चेक करेगा तो क्या होगा, ये जो क्रेडिबिलिटी एंड एश्योरेंस मेंटेन होगी ना कि अच्छा ये कंपनी है, ये प्रॉपर ऑडिट कराती है, यहाँ पैसे लगाते हैं, तो वो जो ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट वो भी बढ़ेगा। जिस टीम, जैसे बोलते हैं ना कि कोई कंपनी है और कोई कंपनी में ऐसा है कि यहाँ गड़बड़ी नहीं होती, तो उस कंपनी के लिए लोग जो होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है कि अच्छा एक काम करो इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ प्रॉपर ऑडिटिंग हो रही है, गड़बड़ी नहीं होती है। जब गड़बड़ी नहीं होती तो प्रॉफिट का सारा हिस्सा हमें मिलेगा। ये चीज़ें। फिर क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है, अच्छा आपका परफॉर्मेंस में इवैल्यूएशन कैसे होता है, टेस्ट जब बीच बीच में आप लेते रहते हैं तो क्या होता है कि आपको खुद को पता चलता है ना हम कितने पानी में हैं। ठीक है, जो कहते हैं ना कि जब आप जाते हैं एग्जाम तैयारी करने तो मॉक टेस्ट देते रहिए, तो उससे पता चलता है कि व्हाट इज द माय रियल कैपेसिटी, या कि हाउ मच आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, हमें और आगे क्या करना है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ होती है कि जब प्रॉपर ऑडिटिंग होती रहेगी, टाइम पे ऑडिटिंग होती रहेगी तो उनका परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा। ये हो गया।
फिर सम स्पेसिफिक ऑडिट, सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन ऑडिट टाइप। अभी इसमें बेसिकली वही है फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट आपको पता है। व्हाट इज ऑपरेशनल ऑडिट वो भी पता है। ऑपरेशनल ऑडिट में क्या क्या चेक करेंगे? अच्छा, ऑपरेशनल ऑडिट उठाया गया है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसमें कुछ प्रोसेस करता है ना। भी ये हमारे पीएम साहब नहीं रहे तो उनका जब वो पीएम थे तो उस समय का जो डॉक्टर था उनका ऑपरेशन किया था हार्ट का। तो उससे पूछा गया कि उसके इंटरव्यू लिए ललन टॉप वाले, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा एक जो सर्जरी होती है हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, उसमें कितना टाइम 10 घंटे 11 घंटे क्यों लगते हैं? तो उन्होंने बोला कि 10 घंटे 11 घंटे का नहीं लगता है टाइम सर्जरी में लगता है वही जो 1 से 2 घंटे का लगना है। बोले इतना लंबा प्रोसेस। कहा उस जब हार्ट तक पहुंचना है ना तो उस हार्ट तक पहुंचने से पहले का वो 4 घंटे का प्रोसेस होता है। एक एक नस को हटाना, बारी वाइज हटाना, कहाँ से कैसे कट लगाना है, सारी चीज़ें। और फिर 4 घंटे बाद हम पहुंचते हैं उस जगह पे जहां ऑपरेट करना है। फिर 1 घंटे 2 घंटे ऑपरेट करते हैं एंड देन रिटर्न प्रोसेस में भी सेम इतना ही टाइम लगता है। ऑपरेशन थिएटर का माहौल जैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं ना, ऐसा ही माहौल रहता है। गाना बजता रहेगा, इधर उधर सब चलते रहेंगे, धीरे धीरे आराम से सारा काम चलता रहेगा। हाँ, गाना भी बजता है। ऑपरेशन थिएटर में 10-10 घंटे कोई कैसे रहेगा? वो जैसे वर्किंग चलती है ना घर की, सेम उनके डिस्ट्रैक्शन क्यों होगा? उनकी हैबिट है, डिस्ट्रैक्शन क्यों होगा? आप कोई काम करते टाइम नहीं गाना बजा देते हैं, उनका तो रेगुलर वो वर्क है। कुछ लोग तो गाना सुन के पढ़ते भी कहते हैं, मन लगता है पढ़ने में। बहुत लोग पढ़ते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि किसी को एकदम शांति चाहिए, किसी को थोड़ा शोर शराबा होता रहे तो पढ़ लेता है। मुझे एक टेबल में किनारे दे दो, एकदम शांति में नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक, अब 2-4 लोग इधर उधर बैठे रहेंगे, कुछ चहल पहल होता रहेगा, मैं पढ़ लूंगा क्योंकि मैं उस माहौल में बना रहूंगा। और अकेले जैसे कहते हैं ना, अकेले पढ़ लो, क्योंकि बचपन से मैं हॉस्टल में रहा हूं तो नहीं पढ़ पाता, आदत ही नहीं है। तुम शोर मचाते रहो एक किनारे, हम एक किनारे बैठ के पढ़ लेंगे, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा नजारे का मजे ले लेंगे, ऐसे टाइप की है आदत। तो वो होता है ना कि अब एकदम कोई आके बगल में न करे, जैसे चहल पहल हल्का फुल्का होती रहे, एकदम डिस्टर्ब के साउंड बजा दिए, लेकिन थोड़ा बहुत चहल पहल होती रहती है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब मैं यहाँ बैठा एक किनारे पढ़ रहा हूँ और आप 2-4 लोग बैठ के उधर बढ़िया डिस्कशन कर रहे हैं, हमको नहीं फर्क पड़ेगा। ये चीजें होती है। तो ये ऑपरेशनल ऑडिट में क्या है, जो ऑपरेशन आपने प्रॉपर फॉलो करा है या नहीं करा है, इन सारी चीजों की ऑडिटिंग की जाएगी। कंप्लायंस ऑडिट, लॉ एंड रेगुलेशंस जो है उनको आप फॉलो करे हैं कि नहीं करे हैं। फॉरेंसिक ऑडिट, डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट फ्रॉड एंड फाइनेंशियल मिसरिप्रेजेंटेशन। IT ऑडिट, इंश्योर द सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन सारी चीजों की थी। अब ये हो गए इमर्जिंग ऑडिट। इमर्जिंग में ये नए नए क्या होते हैं, सस्टेनेबिलिटी एंड ESG गोल्स। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एश्योरेंस, ट्रांसपेरेंसी इन ग्लोबल ऑपरेशन। से रोज डर लगता है ना कभी कभी कि यार पेरेंट्स को फोन दे दिए और उनका अकाउंट ऐड है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई फोन करे और ये OTP बता दे और सारा पैसा उड़ जाए। डर लगता है ना, मतलब डर लगता है ना सबको कि जो नॉलेजेबल नहीं है कहीं उसको कोई पैसे उड़ा लिया तो। ये बेसिक डर होते हैं ना, सेम ऐसे कंपनी में होता है। तो ये जब ऑडिट की जाती है तो ये सारी चीजें मेंटेन किए जा रहे हैं कि नहीं, मतलब अगर रोज रोज साइबर अटैक हो रहे हैं तो साइबर की टीम इन्होंने बना रखी है कि नहीं। इतनी बड़ी कंपनी है और इनके पास साइबर टीम नहीं है, पता चला किसी दिन साइबर अटैक हुआ, पूरा इनका सिस्टम हैक कर लिए। तो ये सारी चीजें किस में जाएगी, साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंस। उसके बाद असेट्स एट द ऑर्गेनाइजेशन, कमिटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नमेंट। मतलब इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ESG का मतलब वही है कि इन्वायरमेंट के लिए आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं। कंपनी ऑडिट जैसे CSR वगैरह होता है ना, CSR वगैरह लोग दिखाते हैं। CSR लोग क्यों दिखाते हैं कि हमने 5% खर्चा कर दिया CSR में। 5% का खर्चा करते हैं जो ना 5% का, तो वो उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। जब वो 100 करोड़ पे टैक्स भरने जाएंगे, दिखा देंगे कि 5 करोड़ का हमने तो ये CSR कर दिया, तब जो टैक्स लगेगा वो 95 पे लगेगा। अभी वो 95 में भी कुछ कुछ दिखाएंगे, लेकिन वो माइनस कर दिए, तो ये क्या होगा, उनको बेनिफिट देगा किसमें, टैक्स में। दूसरी बात, हम अगर किसी के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी में जैसे मान लीजिए कि हमारी कंपनी है, जहाँ हम कंपनी के अगल बगल जितने हैं रोड बना दिए हैं,
गांव है अगल बगल, स्ट्रीट लाइट लगा दिए हैं तो गांव वालों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा, वो कभी आपको हार्म नहीं करेंगे या आपके अगेंस्ट जाके सीधे धरना करने नहीं बैठेंगे कि तुम्हारे पानी से हमारा पानी खराब हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जितना हमें पोल्यूट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रांसपेरेंसी इन ग्लोबल ऑपरेशन। ठीक, अभी अब बताइए इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा है जो नहीं समझ आया है? कोई ऑब्जेक्टिव है जो नहीं समझ आया हो? पीडीएफ आप लोग ओपन करके देख लीजिए, कोई सा भी ऑब्जेक्टिव, फिर लिमिटेशंस पे बढ़े। क्लास चली थी। क्लास चली थी। मतलब बारिश हो रही थी, नहीं है। कुछ लोग आए होंगे। मैं सर से बात किया, हम गए सर क्या करें, तो सर बोले हम गए नहीं नहीं मुझे भी तो आना पड़ता है ना नैने से। सभी दूर वाले को नहीं। सर मैं भी क्या हाँ हाँ यहीं रहता हूँ दिन भर लाइब्रेरी में, कब जाते हैं वापस एन झा हॉस्टल के सामने, भी आती है। शाम को 8 बजे 9 बजे तक। अभी ये आ जाता हूँ आप लोगों की क्लास से जस्ट 1 घंटे पहले, 11 बजे 10 बजे चला आता हूँ, फिर सारा दिन इधर ही रहता हूँ, शाम को जाता हूँ। हाँ? आके देख लो माहौल कैसा है, एक दिन आओ विजिट करा दें तुमको। माहौल हो गया है, तुमको माहौल देखना है, कंपनी गार्डन जाया करो, कंपनी गार्डन जाया करो, उसके बाद उधर संगम तरफ जाया करो। इस समय करंट का चले जाओ नागवास के मंदिर के पास, और तुमको नहीं मजा आ रहा तो पीवीआर चले जाना। अच्छा मतलब जाते हो, देख लिया पुष्पा? अभी मैं नहीं देखा हूँ। चलो अब आते हैं हम लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस क्या क्या होती है? ऑडिटिंग के लिमिटेशन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, मतलब विदाउट पॉइंट अभी मत देखिए, क्या क्या हो सकते हैं लिमिटेशंस? हाँ, ऑडिट के लिमिटेशंस क्या है? मतलब ऑडिटिंग खुद ही किस पे, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, डाटा पे डिपेंडेंट है, फैक्ट पे डिपेंडेंट है, रिकॉर्ड पे डिपेंडेंट है। अब जरूरी नहीं कि ऑडिट हर चीज पकड़ ही ले। ऑडिट में क्या क्या, जैसे मान लीजिए कोई काम किसी की जगह पे करके गया है, पेमेंट काउंट लेके चला गया है, अभी वो सारी चीजें पुरानी हो गई, आप नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, 100 ट्रांजेक्शन उसने गड़बड़ किया है, आप 10 पकड़ पाएंगे, 90 नहीं पकड़ पाएंगे। या उसने क्या किया है, दिखा दिया है कि ठीक है हमने 5 करोड़ का रॉ मटेरियल लाया है, 5 करोड़ 10 लाख रुपए का उसने रिसीट बना रखा है, और वो 10 लाख रुपए उसने गबन कर रखा है, उसने रिसीट भी बना लिया है, उस रॉ मटेरियल वाले से सेट करके बना लिया है, तो ऑडिट तो नहीं कर पाएंगे ना। आपके पिताजी हैं, आपको पैसे दिए कि पापा इतना फीस है, 10,000 रुपये फीस है। अब 10,000 रुपये की फीस है, 10,000 रुपये की फीस है, आप गए कोचिंग में, 10,000 ही फीस है। अब फिर भी उनसे बात किए कि नहीं सर एक काम करिए कि 8 ही कर लीजिए और रिसीट पे बना दीजिए फुल पेमेंट। मतलब समझ गए क्या होता है? जैसे यहाँ जो फीस में पैसे कम किया जाता है, वो क्या किया जाता है, उसमें अमाउंट नहीं लिखते हैं, एक बार में पैसे देते हैं और उसमें लिख देते हैं फुल पेमेंट। अब फुल पेमेंट में कितना आया किसको पता रहेगा? आपको रिसीट मिल गई फुल पेमेंट, अब फुल पेमेंट में जैसे कहते थे इंटरमीडिएटर कमा गया, 20,000 फीस है, 15,000 रुपये तुमसे लिया, 12,000 में आके एडमिशन करा दिया, फुल पेमेंट की तुमको रिसीट दे दिया, एडमिट कार्ड दे दिया, जाओ साल भर कोचिंग करो। ऐसे होता है। तो सेम ऐसी चीज़ें ऐसे यहाँ भी होती है, कोई रिसीट अपना मेंटेन करके रखा है, जहाँ जहाँ चेक किए जा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आज के टाइम पे अगर क्राइम करना है या फ्रॉड करना है तो वो भी क्या होता है, स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे साइबर क्राइम हो रहे हैं, और अगर आप साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग स्मार्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो, फिर अपने को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस हो कि अच्छा OTP इतने टाइम में आता है, हाँ बताइए। उनको फील होना चाहिए कि अच्छा बैंक से ही फ़ोन आया है। हाँ, ऐसा बोल जामतारा देखे हो,
जामतारा वेब सीरीज देख लेना, जामतारा वेब सीरीज में पूरा यही दिखाया गया है कि कैसे नंबर पे फ़ोन आता है, ओटीपी लेके स्कैम करते हैं पूरा, मतलब पूरे आपके अकाउंट से। अभी तो वीडियो कॉल भी चलाया जाता है। अभी देखो वीडियो कॉल में एक दिन हमारी मम्मी को भी आया था कि मैं पुलिस बोल रहा हूँ ये वो, तो मम्मी बोली कि अच्छा अच्छा ठीक है, हम 5 मिनट बाद कॉल करिए। तब तक मम्मी मुझे कॉल कर ली। तो जज का, डॉक्टर का, हाँ हाँ, अभी देखो उसमें जैसे एक समय नहीं होता अमिताभ बच्चन की वॉइस में कि टीका लगाइए, ये वो पक गए थे, तभी इस समय आप फ़ोन किसी को लगाइए तो उसमें बोलता है कि आपको अगर किसी पुलिस का, जज का, इसका उसका कॉल आता है तो आप अवेयर रहिए, ये साइबर क्राइम हो सकता है, इस नंबर पे आप फ़ोन करके दीजिए। हाँ, अभी आ जाते हैं लिमिटेशंस में। अब ऑडिटिंग देखिए, लिमिटेशन क्या है? डिपेंडेंस ऑन एविडेंस। अगर एविडेंस में कुछ इधर उधर कर दिए और आपको ऑडिटर को नहीं लगने पाया, उसको एविडेंस एकदम ओरिजिनल लगा, तो वो ऑडिटिंग में नहीं पकड़ पाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऑडिटिंग में क्या लगता है? टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। अब ऑडिटर अगर आप बुलाओगे, कोई शेयर फाइनल करके ऑडिट करने जाएगा तो फ्री में नहीं जाएगा ना। वो कहेगा कि अच्छा ठीक है 10 लाख की ऑडिट करनी है तो लाइए 50,000 रुपये पहले दीजिए हमें, ऑनर भेजेगा या कोई भी, या कि गवर्नमेंट ऑडिटर भेज रही है तो वो सैलरी दे रही है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जब चेक करता है कोई चीज़, तो कैग के सैलरी एंड पावर पता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। मतलब अगर कैग चल रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज जा रहा है, वो जाएगा तो काफिला जाएगा, तो उस चीज़ का पूरा जो कॉस्ट लगेगा हर चीज़ का, वो कौन वहन करेगा? गवर्नमेंट भेज रही है तो गवर्नमेंट वहन करेगी। मतलब गवर्नमेंट दे रही है ना सैलरी, कुछ नहीं दे रही। अगर सैलरी दे रही है ना, सैलरी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन उनको दे रहे हैं कि आप जा रहे हैं कहीं, लीजिए गाड़ियों का जो खर्चा जा रहा है, उनके साथ काफिला जा रहा है उनका, तो क्या जाएगा? ये कॉस्ट लगेगा, प्लस टाइम लगेगा। ऑडिट करेंगे, बड़ी कंपनी है तो आप देखेंगे 1 महीने भर ऑडिट चलता है। आप नॉर्मली देखिए, रेड मूवी है ना, रेड अजय देवगन वाली, की उसमें जब जाती है टीम, छापा मारती है ईडी की टीम, तो 3 दिन 4 दिन तो वो मतलब उसमें रहते हैं, उनको बंधक बना के रखते हैं। तो वो टाइम लगा ना 3 से 4 दिन। अब वो 3 से 4 दिन मतलब वो पूरी पीएससी बाहर खड़ी है, अंदर पूरी ईडी की टीम, तो वो टाइम जा रहा है ना। वो टाइम यहाँ नहीं देते कहीं और देते। तो इसमें क्या होता है? टाइम एंड कॉस्ट दोनों चीज लगता है। फिर क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि इंटरनली क्या होता है, काम कोई और कर रहा है, सैलरी कोई और कर रहा है। इस चीज को हम ऑडिटिंग में नहीं पकड़ पाते। मतलब हम रिकॉर्ड देखते हैं, रिकॉर्ड में थोड़ी ना पता है कि अच्छा महेश बकरी है या इंसान है। समझ आ गया? जैसे चारा घोटाला जब हुआ तो उसमें चारा घोटाला कैसे पकड़ा गया कि इतने टन माल निकला है इस नंबर प्लेट की गाड़ी से, और जब वो नंबर प्लेट पता चला तो निकल गया स्कूटर का। बोले यार ट्रक के नंबर प्लेट में स्कूटर का नंबर, मतलब वहां एरर हो गया। और ट्रक का नंबर प्लेट चढ़ाना चाहिए लेकिन स्कूटर का चढ़ा दिए गलती से। मतलब वहां जब नंबर प्लेट भी चढ़ाना चाहिए तो वो गलती यहाँ पे हो गई। ये चीजें कौन ऑडिटर पकड़ लिया तो चारा घोटाला पकड़ा गया। ऐसे चीजें होती है कि मतलब क्या करते हैं आज के टाइम पे, चोरी करने के लिए भी क्या होना चाहिए? दिमाग, एनसेंस होना चाहिए। यहाँ ये नहीं पड़ा। फिर क्या है? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड में क्या हो गया? जो ऑल टाइप ऑफ फ्रॉड होते हैं वो नहीं पकड़ पाते। ऑडिटिंग इज नॉट प्राइमरली डेजिग्नेटेड टू डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ फ्रॉड। मतलब जो हम फ्रॉड तो पकड़ते हैं, अगर 100 फ्रॉड हुए हैं, 10 फ्रॉड पकड़ लिए, 20 फ्रॉड पकड़ लिए, लेकिन सब नहीं पकड़ पाते। जैसे आपके पिताजी अगर फीस के लिए पैसे दिए हैं और आप फुल पेमेंट के लिए जाकर रिसीट दे देते हैं तो पकड़ पाते हैं कि तुम 500 इसमें निकाल ले गए या 1000 रुपये। अगर आपको बेसिक सा सिंपल सा कोई सामान लाने के लिए दे कि ये 100 रुपये का सामान है, जाओ लेके आओ। अब आपने जाके देखे कि यार 100 रुपये में, जैसे एक बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ, बच्चा क्या करता है, उसको 5 रुपये बच जाए बहुत है, ठीक है, वो गया 100 रुपये का सामान लेते हैं। आप कितने का दे रहे हो? बोलेगा नहीं नहीं हम आपके यहाँ से नहीं लेंगे। ढूंढेगा, ढूंढते ढूंढते जाएगा, देखेगा जो 95 में दे रहा है, अच्छा ये 95 का, ये लीजिए, और वो ले जाके दे देगा, पापा हमने ले आया, उसको 5 रुपये बच गए। अब पापा तो नहीं पकड़ पाएंगे ना कि 5 रुपये बचा लिया है, वो इधर उधर हाथ पैर चलाया। ऐसे सेम चीज होता है इंटरनली। क्या करेगा? 10 जगह के रॉ मटेरियल लेगा। अभी जैसे मान लीजिए चिप्स कंपनी है, चिप्स कंपनी का एक टीम है कि आपको रॉ मटेरियल अरेंज करना है। अब वो रॉ मटेरियल वाला क्या करेगा? जाएगा सीधे फार्मर्स के पास, आलू जो लगा रहे हैं उनसे मिलेगा, तो उसको 10 आलू लगाने वाले फार्मर मिल जाएंगे और 10 रेट पे बेचेंगे। तो वहां पे जो उसको सबसे कम में मिल रहा है वहां से उठाएगा, और रिकॉर्ड में दिखा दिया कि पिछले साल जितना महंगा लेके आए थे उतना ही महंगा इस साल भी लेके आए हैं। रिकॉर्ड में नहीं पता चलेगा था, तो वो जो मार्जिन है वो उसका बच गया। अब इसको तो ऑडिटर कैसे पकड़ेगा?
ऑडिटर जाके नहीं पूछेगा ना कि हाँ भैया आपने इस कंपनी को, इस डेट को आलू बेचा था, इतने में बेचा था कि नहीं बेचा था। मतलब उसने अपनी प्रोसेस मेंटेन कर रखी है कि अच्छा इसमें ऐसे पकड़ा जा सकता नहीं, और उसने अपनी रिसीट बना रखी है। और रिसीट बनाते टाइम आप जाइए, आप कुछ ना लीजिए और जाके कहिए कि 10,000 का हमको बिल दीजिए। किसी दुकान पे जाओगे और कुछ सामान ना लो, बोलोगे यार 10,000 रुपए के हमको बिल दे दो, तो बोलेगा कि अच्छा 10,000 के बिल दोगे, तो कहेगा अच्छा तुम भी कुछ ले लेना अपना, तो तुम्हारा खर्चा वर्चा ले लो। तो बोलेगा अच्छा ठीक है 200-400 रुपये हमें दे दो, हम क्या, हमको तो बना के दे देंगे 10,000 के बिल। ऐसे करते हैं। जैसे आप क्या होता है कि एक सिंपल से सुनिए, जैसे कोई है विजिटिंग ऑफिसर है, विजिटिंग ऑफिसर जैसे इधर उधर कंपनी में भेज रही है, जा रहा है, रुक रहा है, कि क्या करते हैं, होटल रूम जैसे गए लिए 1500-2000 का रूम लिए और 4500 रुपये का बिल बनाए। वो होटल वाले से पहले ही बात कर लिए कि हमको ये रूम दो, फिर बात कर लिए कि हमको बिल चाहिए, तो कहता ठीक है सर आप बिल ले लीजिएगा। तो तुरंत बिल अपना बोलता है कि हमारी जीएसटी आप पेमेंट कर दीजिए, जितना एक्स्ट्रा लग रहा है उस पर जो जितना हमारा टैक्स देना है वो दे दीजिए। तो 1500 प्लस जो इसका एक्स्ट्रा बन रहा है उस पर टैक्स पे करके ले लिए। तब ऐसे ही होता है। तो ये सब तरीके क्या होते हैं। अब इस फ्रॉड को कैसे पकड़ेंगे, नहीं पकड़ा जा सकता ना। अब जैसे हमारे एक भैया हैं, वो उनका जब महीने का बिल बनाते हैं, तो महीने का वो जब बिल बनाते हैं, तो हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो वो 10 लोग रहते, 10 लोग बैठते थे और रिसीट उनके पास पड़ी रहती थी अलग अलग कंपनी की। कहते थे लिखो इस पे इसका खाने का इतना लिखो, इसका इतना लिखो। कहते थे कि जैसे जो बिल बना है वो तो बना ही है, हम अपने अकॉर्डिंग बिल बनाएंगे ना। होटल में गए हैं, रुके हैं 10,000 रुपये में, या मान लीजिए 2,000 रुपये में, और बिल बना रहे हैं 4500 रुपये का। अब उसको कौन चेक करेगा, उसको नहीं चेक करेगा ना। वो बोलते हैं, हम लोग बोले कि क्यों, मतलब बोलते हैं जब कंपनी हमको दे रही है 4500 रुपये का होटल रूम, तो हम रुक रहे हैं 1500 का, तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं ना बचा रहा हूँ, तो ये तो मेरा पैसा हुआ। वो दे रही है, हम 4500 के रूम में जाते तब भी वो पैसे देते, कहते वो मैंने बचा लिए क्योंकि हमारा डेली का यही काम है। ट्रैवल एक्सपेंस है, गए सरकारी बस से 500 रुपये में और लगा दिए बिल कितने का, 1500 रुपये का काम, बढ़िया प्राइवेट बस, अच्छी बस से गए हैं। ये चीज़ें होती है, इसको ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा ना। फिर उसके बाद क्या है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ऑल टाइप ऑफ फ्रॉड नहीं पकड़ पाएगा। ये जनरली ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती है कि आप कंपनी के साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, तो क्या हो गया, ये फ्रॉड हो गया। फिर क्या है, जजमेंट बेस्ड डिसीजन। जजमेंट बेस्ड डिसीजन, कुछ लोग होते हैं ना प्रिजुडिस्ड होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे किसी का मानना है कि यार ये औरत है, ये अच्छा डिसीजन नहीं दे सकती, औरत है तो इमोशनली वीक है, तो इसको जज मत बनाओ, होता है ना। ये हमारे क्या है, पैट्रियार्की बोलती है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। कभी जाके लड़ना अपने सेम एज वालों से, मार मार के थोड़ा बिगाड़ देंगी, समझ आया। तो ये चीजें होती है कि जो जजमेंट बेस्ड बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लीजिए आपने पिछले साल पैसे गबन किए थे, नेक्स्ट ईयर ऑडिट आएगी, सबसे पहले इसको पकड़ेगी कि अच्छा एक काम करो, इसने इसका पहले अकाउंट चेक करो, हो गया ना, आपके ऊपर पहले ही जजमेंट हो गया, इसका अकाउंट वो नहीं भी किया होगा अगले साल, तब भी उसको पकड़े, नहीं ये किया होगा। जिस कंपनी हाँ, ये सारी चीजें होती है। या कि कोई जैसे मान लीजिए मुझे कोई नहीं जान रहा है, कोई कंपनी, अब मेरी कंपनी का अगेंस्ट कोई ऑडिट करने आ रहा है और पीछे से किसी ने उसके कान भर दिए, अच्छा उसमें जाना है, ऐसे ऐसे गड़बड़ी करते हैं, तो आके चेक करेगा ना, ऐसे करते हैं मैंने किया है कि नहीं किया। तो ये किस में चली जाएगी, जजमेंट बेस्ड डिसीजन। जजमेंट बेस्ड डिसीजन, जैसे कैग जब चेक करने जाता है, लालू जी की सरकार है तो कैग अच्छे से चेक करेगी, अरे यार चेक करो, क्योंकि इन्होंने करप्शन किया था, एक बारी चारा घोटाला किया है, या कोई भी सरकार ऐसे जो एक बारी घोटाला किया, तो अभी अगली बार उसको जब चेक करने जाएगी कैग की टीम, कहेगी अच्छे से चेक करो, ये पक्का घोटाला किया होगा, ठीक, विलन बन गया तो बन गया है, ऐसी चीजें होती है। फिर कुछ नॉन ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं। ऑडिटिंग फोकस्ड मोर ऑन फाइनेंशियल डाटा एंड लेस ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक एम्प्लॉय मोरल, मार्केट कंडीशन, मैनेजरियल डिसीजन। अच्छा, ऑडिटर जब जाता है तो वो देखता है कि अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारा सही है, वो ये नहीं देखने जाता कि जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है इस पे कितना टॉर्चर किया गया है, वो भी तो अगेंस्ट द प्रोसेस है ना। अगर ऑनर किसी से 10 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करा लिया, 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करा लिया, महीने में 10 दिन काम करा लिया, वो तो नहीं रिकॉर्ड मेंटेन किया है, वो कैसे चेक करोगे। तो वो किस पे, मोर डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल डाटा एंड लेस ऑन क्वालिटी एस्पेक्ट्स लाइक एम्प्लॉय मोरल, उसके बाद मार्केट कंडीशन, मैनेजरियल डिसीजन। इन चीज़ों पे ऑडिटर कम ध्यान देता है, उसको रिकॉर्ड चाहिए। जैसे आपने सुना होगा ना कि चलो ठीक है, बोलता है सर मैं तो जिंदा हूँ ना, जो अली LLB में है ना,
सर ये देखिए, मुझे दिखा के मैं मर गया, मेरे भाई ने पूरी जमीन हड़प ली, मैं तो जिंदा खड़ा हूं ना। तो कहता है पेपर लाओ पेपर। कहता है कि तुम क्या, हम किसी बैल को जिंदा आदमी दिखा देंगे, पेपर में बस लिखा होना चाहिए। तो कहता है पेपर ले आओ, रिकॉर्ड लाओ कि तुम जिंदा हो, तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट लगा है। तो फिर वो नहीं जॉली करता, तो तुम जाके जज पे ही उल्टा सीधा करवा देता, तो अगले दिन की हेडलाइन हो जाती है। जब अगले दिन की हेडलाइन हो जाती न्यूज़पेपर के, इस नाम के आदमी ने, फला आदमी ने इस पे हमला किया, वो कहता लीजिए सर पेपर मिल गया मेरे नाम का, ये रिकॉर्ड हो गया। तो फिर उसके बाद केस बनता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा ही ऑडिटर खोजता है कि आप रिकॉर्ड लाओ, रिकॉर्ड पे वो मतलब टोटली किस पे रिलाई हो गया है, रिकॉर्ड पे। अब वो ये नहीं देखता कि इसका कितना टॉर्चर हुआ, इस प्रॉफिट कमाने के लिए किसका कितना टॉर्चर हुआ, कौन कितने घंटे काम की, ये सारी चीज़ें नहीं देखा। फिर क्या है, डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। जो मैनेजमेंट दिखाएगा तुम वही देख पाओगे, जो नहीं दिखाएगा नहीं देख पाओगे। मतलब समझ गए, आपके पास अगर पैसे मिले हैं, आप जो बता देंगे पिताजी को, अच्छा यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे खर्चे होंगे, वही वो समझ पाएंगे। वो हर जगह जाके एक एक चीज नहीं चेक करेंगे। से आपने फील्ड वर्क में काम करके लेके आके रिपोर्ट बना के दे दिया, अब अगर उसको रियल में चेक करना है तो पूरा फील्ड वर्क में जाए और एक एक जगह चेक करे, इतना तो टाइम नहीं है। तो ये क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ। मतलब डिपेंडेंस ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, पोस्ट फैक्टो नेचर। ऑडिट आर टिपिकली कंडक्टेड आफ्टर फाइनेंशियल इवेंट हैव अकर्ड। मतलब क्या होता है, पोस्ट फैक्टो में होता है कि जैसे क्राइम हो गया फिर आप चेक करने जा रहे हो, समझ गए। तो ये सेम चीजें है, तो किरर कर लिए फिर चेक करने जा रहे हो, मान लो वो फ्रॉड करके भाग गया, फिर ये चीजें होती है। लीगल एंड रेगुलेटरी एम्बिग्विटीज, चेंज इन लॉ। कभी कभी लॉ में चेंज हो जाते हैं कि आपने किसी और लॉ के अकॉर्डिंग आपने कोई चीज फॉलो करा है और नई लॉ आ गए, आपने जो काम किया वो क्राइम नहीं था, लेकिन अगली सरकार ने उसको क्राइम बना दिया, तो फिर आपके अगेंस्ट वो चीजें ली जाएगी। फिर क्या है, स्कोप लिमिटेशंस। द स्कोप ऑफ द ऑडिट में भी रिस्ट्रिक्टेड बाय मैनेजमेंट और अदर एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब ऑडिटिंग भी होती है लेकिन उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट खुद कंट्रोल कर लेता है कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, मतलब वो अपना रिकॉर्ड ऐसे बना देता है कि आप कर ही नहीं पाते, पकड़ ही नहीं पाते। ठीक है, फिर उसके बाद है सैंपलिंग रिस्क। मतलब सैंपलिंग में ऐसा होता है कि 100 चीज़ों को चेक करना, 10 चीज़ चेक करके मान लिया कि 90 चीज़ सही है। सर टीचर जब कॉपी चेक करता है तो शुरू को 5 लाइन पढ़ के बोलता है हाँ नीचे सही लिखा होगा, दे दिया ना। सैंपलिंग रिस्क हो सकता है ना, हो सकता है उसके अगले वाले 5वें लाइन से आपने कुछ गड़बड़ी कर दी हो, शुरू में अच्छा कर दिया। सेम ऐसे ऑडिटिंग में होता है कि आपने रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड में ऊपर का सही बनाओ, नीचे करो आप जो गड़बड़ी करना है, ये चीज़ें। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारी चीज़ें कि चलो ठीक है कंप्यूटर अपना चेक करता रहा है, AI लेग गए चेक कर रहा है, AI तो कभी कभी आपका ही गड़बड़ कर देता है। गूगल मैप पे आप डिपेंडेंट है, गूगल मैप खुदा दिया नदी में लो, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है। ठीक, यहाँ से आपकी क्लास अभी। फिर ऑडिट की जो लिमिटेशंस है इसको आप लोग देख लीजिएगा कि जो ऑडिट पर लिमिटेशन है इसको कैसे इन्हांस किया जा सकता है, ये बेसिक पॉइंट्स हैं। अभी इसके आगे हम ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आज इतने पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑडिट प्रोसेस से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।